हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 को। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे छोटे बड़े से टॉपिक्स देखे। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं गुरुत्वीय विभव को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि अल्टीमेटली इसके अंदर में क्या है। और अगेन मैं आपको रिपीट करते चलूं कि इसी तरीके की सेम चीजें हमें अगेन क्लास 12th में भी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले इसके मजे उठाते हैं, फिर करेंगे हम अगले साल अगली क्लास की तैयारी। तो ये जो सेशन होने वाला है कंप्लीटली इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पर इसकी भाई बराबर से वैल्यू है। तो समझते हैं ना इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बेसिकली, कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, गुरुत्वीय विभव क्या होता है। तो चलिए, गुरुत्वीय विभव जो वर्ड से ही क्लियर है। देखिए एक वर्ड ये समझिए ना, विभव। विभव अगर आपके कानों में सुनाई देना तो आपको सुनना ही नहीं है। बोले क्या सुनना है भाई? तो विभव की जगह आपको कार्य सुनना है ना। आपको कोई सुनाई दे विभव, तो विभव की जगह आपको क्या सुनाई देना चाहिए? कार्य। सामने वाले को बोलने दो विभव, मुझे नहीं पता भाई, मुझे कार्य सुनाई देता है, कारण है इसका विभव, गुरुत्वीय विभव। इसका मतलब क्या है भाई? किया गया कार्य है। किसके द्वारा? गुरुत्वीय बल के द्वारा। किसके लिए? तो किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु को ले आने में। इसके लिए एक पेटेंट डेफिनेशन है क्या, कि किसी बिंदु से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर के आने में किसी द्रव्यमान के ऊपर जितना कार्य किया जाता है वो पूरा का पूरा कार्य उसी के अंदर जाके निहित हो जाता है। उसी को कहते हैं हम क्या? गुरुत्वीय विभव। डेफिनेशन पढ़ के देखिए क्या, आइए देखिए। तो देखिए ना, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। मतलब अगर गुरुत्वीय विभव की बात करूं तो देखिए ना, गुरुत्वीय विभव ये क्लास 10th में भी मिला था चार्ज के रूप में, और क्लास 12th में भी मिलेगा किसके रूप में? चार्ज के रूप में। वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाएगी, है ना। ओम्स लॉ अगर याद होगा, है ना, ओम्स लॉ हमने बात करी थी। ओम वीर थे हमारे, कौन थे भैया? तो हमने कही थी ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू आई है, तो वो V था। वो V कौन था भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे कहते थे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहां पर गुरुत्वीय विभव है तो अनंत से किसी बिंदु तक एकांक द्रव्यमान को ले आएंगे। तो मैं लिख रहा हूं गुरुत्वीय विभव क्या हो गया भाई? तो ये किया गया कार्य है। ये क्या है? किया गया कार्य। ये है किया गया कार्य। किया गया कार्य बटा में किसको कार्य, किसके ऊपर काम किया? तो आप कहोगे द्रव्यमान के ऊपर, तो मैं कहता हूं बटा में एकांक द्रव्यमान। ठीक है, या सिंपली लिख लो द्रव्यमान। ये अगर कहूंगा तो ये क्या होता है? कार्य बटा में द्रव्यमान। अब चूंकि ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा नहीं, तो इसके लिए इसको एक नेगेटिव साइन पकड़ा देते हैं। मतलब पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से, द्रव्यमान को किससे भैया? M से। तो V इक्वल्स टू क्या मिल गया? W/m। मतलब इसकी यूनिट भी अगर बात करेंगे आप तो ये क्या है भाई? ये जूल प्रति किलोग्राम। ये क्या है? जूल प्रति किलो। तो देखिए ना, हम जरा पढ़ते हैं, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है, हमारे द्वारा नहीं, इसलिए हमेशा क्या चलेगा? नेगेटिव। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान के एक पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब वहां पर गुरुत्वीय विभव V इक्वल्स टू -W/m जो हमने लिखी हुई है। मतलब यह है हमारा अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है भाई? तो अनंत का सीधा मतलब ऐसा समझ के चलिए, एक ऐसी जगह जहां पर जितनी केसेस मैंने कंसीडर करी है सिर्फ उतनी ही वैलिड है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। मतलब अगर मैंने कह दिया कि अनंत पर एक द्रव्यमान है तो आप कुछ भी नहीं कहोगे कि इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये जो है इसके पास में चार्जेस अवेलेबल है, ये कुछ भी नहीं कहेंगे आप। इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, ये हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ फॉलो कर रहा है, थर्ड लॉ, कुछ भी नहीं भैया। यहां पे कह दिया कि ये m द्रव्यमान का एक m द्रव्यमान है, बस, और कुछ नहीं, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होगी, वो जगह होती है अनंत। ठीक है,
जहां पे आइडियली मेरे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, ठीक है। अब कोई कहता है कि भैया इसके अंदर और फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो कहां नहीं हो रहा? अनंत पे नहीं हो रहा है। मतलब मेरी कंसिडरेशन है, मैं तो ऐसा कहता हूं कि भाई कुछ देखा मैंने, अब सामने वाला पूछेगा मेरे से ना कि कहां देखा, तो मैं तो कह देता हूं भाई बहुत दूर है, तुम नहीं जा पाओगे। कहां? तो बोले अनंत पे है, जाओ देख लो, देखते बने रहो तो भैया वो जाएगा ही नहीं। मतलब मेरा कहने का कि भाई इंफिनिटी वर्ड थ्योरेटिकली वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर हम अपने केसेस बना सकते हैं, जहां पर अपने केसेस कंसीडर करते हैं। तो मैंने कह दिया कि एम बहुत दूर इंफिनिटी पर है, वहां से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर के आया गया, मतलब इसको एक पी पॉइंट पर यहां से उठा करके ले आया गया है। तो यहां से यहां तक ले आने में आपको करना पड़ेगा कार्य, क्योंकि ये एक द्रव्यमान है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाएंगे। और यहां पर अगर विस्थापन हुआ तो बल इंटू विस्थापन भैया मुझे देखने को मिलता है, किसी को हम कहते हैं क्या? कार्य। अब मुझे पता लगा कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो कम करना पड़ेगा, मतलब इनके बीच में तुलना करनी पड़ेगी। तो एक कार्य बटा में द्रव्यमान, इसी को इस बिंदु पर क्या कह दिया भैया? विभव। क्या कह दिया? इस बिंदु पर विभव, इस पी पॉइंट पे। पता है एक बात समझिए, इसी को उठा करके यहां ले आओगे, अगर सपोज दिस इज P1, दिस इज P2, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस जो है कम है, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस वाले की केस में ये P2 ज्यादा दूरी पर लेकर के आए, मतलब आपने विस्थापन जो किया वो ज्यादा किया। ज्यादा विस्थापन मतलब ज्यादा कार्य, ज्यादा कार्य अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां का जो पोटेंशियल होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सीधा मतलब है कि भैया एक द्रव्यमान को उठा के यहां से यहां तक ले जाएंगे, आपने अपनी एनर्जी खर्च करी, जो एनर्जी खर्च करी वो किसके फॉर्म में हो रही है? वर्क डन के फॉर्म में। किसके ऊपर खर्च करी? तो आपने एक एम द्रव्यमान पर खर्च करी। तो यही चीज इस बिंदु पर इसकी क्या कहलाती है भाई? विभव कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं हम जरा गुरुत्वीय विभव के लिए एक व्यंजक स्थापित करते हैं, है ना। डराइव करके ले आते हैं कि V इक्वल्स टू जो होता है वो GM अपॉन R होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम जरा इसको डराइव करके ले आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए O बिंदु पर M द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, इसके केंद्र से R दूरी पर एक स्थित P बिंदु, ठीक है, पर गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक याद करना है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ऐसा कुछ कहा, इधर चलते हैं। ये है एक पोजीशन, है ना। O पर M द्रव्यमान का एक पिंड है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं। मैं कहता हूं कि इसके एक छोर पे, इधर जो सबसे दूर वाला जो छोर दिख रहा है, इस छोर पे इधर सबसे आखिरी में इधर क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत दूर है। अब यहां से ये तो इसका सेंटर हो गया, इसका द्रव्यमान कितना हो गया? M हो गया। तो इसके लिए मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूं कि मान लीजिए कहीं पर भी इसके रास्ते में दो पॉइंट बना दिया, A और इस पॉइंट का नाम दे दिया B, और मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ना, ये दूरी जो है वो dx ले लो। अच्छा, जो यहां पे लिया होगा वही ले लेता हूं, dx लिया, दो dx ले लिया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भैया? dx है। और ये O से, है ना, O से यहां पर एक बिंदु है P, इस P बिंदु पर लेकर के आना है इसको कहां लेकर के आना? P पर। कहां से लेकर के आना भाई? तो अनंत पे कहीं एक द्रव्यमान होगा, इस अनंत पे रखे द्रव्यमान को लेकर के आ रहा हूं मैं। कहां लेकर के आऊंगा? P पर ले आकर के मुझे रखना है, इस P पर। और यहां से P तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को भी कंसिडर कर लीजिए। तो यहां से यहां तक, अच्छा ऊपर बना है तो ऊपर ही बनाता हूं, है ना। इस P तक की ये जो दूरी है, इसको हमने कहा हुआ है कि ये दूरी है हमारी R। कितनी है? R दूरी। तो मैं कहता हूं कि माना क्या है भैया? माना M द्रव्यमान का पिंड O पर स्थित है, ठीक है, जिससे कहां पे भाई? तो R दूरी पर, जिससे कहां पर? R दूरी पर एक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान लिख देता हूं, एक क्यों लिखूं, सीधे एकांक द्रव्यमान को लाया जाता है। अतः
अतः क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना होगा। अतः एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, तो F इक्वल्स टू कितना होता है भैया, तो ये हो जाएगा GMM अपॉन यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी दिख रही, R। तो मैं लिख लेता हूं कितना कि भैया R²। अच्छा एक और पॉइंट मैं कहता हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी को भी अपन कुछ कंसीडर कर लेते हैं, O से इस A तक की बिंदु की दूरी को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं X। ठीक है, तो मैं क्यों ना कहूं कि भाई एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, ठीक है, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल जब पिंड A पर हो, ऐसा लिख लेता हूं। मैं पूरा अभी P तक लाया नहीं, मैंने क्या किया, इन अनंत से लेकर के यहां तक आ रहा था, तो मैंने बीच रास्ते में थोड़ी दूर, कहां से कहां तक, A से B जब लेकर के इसको आ रहा था, A से B लेकर के जब हम आ रहे थे, तो A से B को चलाने में मैं कैलकुलेट कर लेता हूं किया गया कार्य, तो एक रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल जाएगा, एक यहां पर छोटा सा कार्य मिल जाएगा। अब इसी कार्य को यहां से यहां तक के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, समाकलित कर दूंगा, तो मुझे पूरा कार्य मिल जाएगा। क्या होता है भैया समाकलन का अर्थ, तो समाकलन का अर्थ यह होता है कि पूरे रास्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में माना, ए बी, यहां से बी सी, सी डी, ई एफ, जी एच, ऐसा करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े। तो इतनी दूरी चलाने में जितना काम हुआ था उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां 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 यहां। मतलब इसको अगर मैंने कह लिया कि W1 वर्क है, ये W2 है, ये W3 होगा, यहां पर W4 होगा, यहां पर W5 होगा, यहां पर W6 होगा, तो पूरी जर्नी में कितना काम हुआ, तो आप कहोगे ये होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू W6। इसको क्या कहते हैं, तो समिशन ऑफ W। इसी चीज को क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ DW कर दो ना, बात तो बराबर ही होगी, है ना। तो देखिए मैं यही करने चल रहा हूं, क्या करने चल रहा हूं मैं कहता हूं कि भैया एक छोटी सी डिस्टेंस AB मैंने कंसीडर करी है, जहां की डिस्प्लेसमेंट कितनी है भैया, तो यहां तक की डिस्प्लेसमेंट dx है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट में कितना काम होगा उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए। मैंने कहा ये कहां तक, तो मैंने कहा कि ये x दूरी है हमारे O से, तो GMM अपॉन क्या मिल जाएगा, GMM अपॉन x²। अब चूंकि स्मॉल m 1 है ना, ये एकांक द्रव्यमान है ना भाई, कितना है एकांक, एकांक मतलब कितना है, यूनिटी 1, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, GM अपॉन x²। अर्थात यही बिंदु A पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है A पर, वो कितनी होगी, यही होगी ना GM अपॉन x²। तो भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू GM अपॉन x²। अगर इन सब बातों में आप अग्री हो तो भैया आगे बढ़ता हूं मैं, और फिर मैं कहता हूं कि जब ये हो सकता है I इक्वल्स टू GM अपॉन x², तो मैं कहता हूं अतः छोटे से दूरी dx चलाने में किया गया कार्य, तो मैं कहता हूं छोटे से दूरी dx चलाने में किया गया कार्य dw होगा, छोटा सा काम होगा। तो देखिए ना, चूंकि कार्य बराबर मुझे पता है क्या होता है भाई, तो ये होता है बल इंटू विस्थापन। इसी बात को यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तीव्रता इंटू विस्थापन, या पूरा ही लिखता हूं मैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन। अब आ जाएगी हमारी असली लाइन कि भैया ये काम कितना हुआ, dw, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I, और विस्थापन कितना, तो आप कहोगे dx, है ना। तो मैं अब कहता हूं अतः जब ये छोटा सा काम हुआ छोटी सी दूरी चलाने में, तो कुल के लिए निकाल लेता हूं, अतः कुल किया गया कार्य
कुल किया गया कार्य कहां से कहां तक भाई, तो अनंत से आर दूरी तक ले आ रहे हैं। कुल किया गया कार्य कहां से, तो इनफाइनाइट से आर दूरी तक लाने में। तो सॉल्व तो अगले पेज पे मैं कर दूंगा, यहां लिख जरूर देता हूं आपके लिए कि भैया ये एक्सप्रेशन कितनी बन गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मैंने कहा शुरुआत में तो कुछ भी काम नहीं हुआ होगा भैया, अनंत पे रखा होगा, तो मैंने कह दिया ये 0, ये कहां तक W। अब इसका इधर भी लगाना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ I टाइम्स ऑफ dx, कहां से कहां तक, तो इनफाइनाइट से R तक, तो इनफाइनाइट से R तक, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो अब मुझे लिखना है यहां पर इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, अगले लाइन में अगले ही स्क्रीन पे मैं आपको शो कर देता हूं, इंफिनिटी से ये R तो चलेगा ही, I की वैल्यू कितनी होती है, तो I की वैल्यू है हमारी gm अपॉन एक्स स्क्वायर, कितनी है वैल्यू भाई, gm अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर gm अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब मुझे क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, है ना, जैसे ही दोनों तरफ dx का टर्म मिलता है मैं करने चल देता हूं क्या भैया, दोनों तरफ में इंटीग्रेशन। तो चलिए करके ले आते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। आइए यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या मिला है मुझे मिला है 0 to w dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे कितना रखा हुआ है, तो ये मेरा है भाई इनफाइनाइट से आर तक ले आनी है, gm अपॉन आर स्क्वायर इनटू अच्छा dx था आई थिंक, है ना, x था dx भाई, r तो लिमिट में चल रहा है, इंटू dx। अब करिए इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया w, अब तक तो ये वाली बात सीख चुके होंगे, है ना। जब यहां पर कोई फंक्शन नहीं होता है तो क्या करते हैं भैया, जैसे मान लीजिए यहां पर सीधे सिर्फ और सिर्फ dx है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है भाई, तो 1 इंटू dx है। अच्छा यह 1 का मतलब क्या है, तो x की पावर 0 इंटू dx है। आप बोलोगे क्यों, आपको क्या खबर लगी कि x की पावर 0 ही था, तो भैया देखिए ना 1 का मल्टीप्लाई कर सकता, बोलो हाँ। यहां पर फंक्शन चाहिए मुझे, फंक्शन चाहिए तो किसका फंक्शन चाहिए, x का, कौन ने बताया, बोले ये x ने बताया, x का फंक्शन चाहिए। x का फंक्शन 0 मतलब x का फंक्शन 0 मतलब क्या होता है भाई, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो ये हो गया ना। इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या कहती है कि पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड कर दो, तो लो कर दिया, x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब कितना x। तो सिमिलरली यहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ dw था, तो कितना होगा w। अब उसी प्रकार से अगर यहां पर इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे तो gm तो कांस्टेंट है, इनको बाहर कीजिए भाई, जो स्थिर है उसमें थोड़ी कोई बदलाव होगा, जिसमें बदलाव होगा उसी को तो इंटीग्रेट करेंगे ना। ये कितना हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। नाउ gm तो यहीं कहीं आ गया, इसको अगर इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, अच्छा लिमिट तो रखा नहीं, हाँ इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको चलिए मैं और आसान बनाता हूं, इंफिनिटी से r लिख लीजिए, x की पावर इसको -2 dx कर दीजिए। इंटीग्रेशन कहता है कि भैया पावर को आपको क्या करना है, पावर को 1 से बढ़ा के डिवाइड, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इनफाइनाइट से r, इधर में करते चलिए तो ये क्या बन गया भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्म होता है, यानी w -0, यानी ये कितना बन गया, ये w। अब क्या करूं, तो अब यहां w इक्वल्स टू मुझे मिल गया gm, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, x की पावर -1 और ये -1, माइनस एक्स की पावर -1, ये इनफाइनाइट से r तो चल ही रहा है, gm ये कितना हो जाएगा, अब तो 1 अपॉन x, माइनस तो रहेगा ही, x इनवर्स था ना, तो 1 अपॉन x रख दूंगा, x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, r ये नेगेटिव, ये बाहर वाला चल ही रहा है, तो इसको बाहर कर दीजिए -gm, है ना। अंदर क्या करना भैया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन r -1 अपॉन इनफाइनाइट, कितना हो गया 1 अपॉन r -1 अपॉन इनफाइनाइट, तो w इक्वल्स टू फाइनली कितना मिलेगा, gm अपॉन r।
क्योंकि ये वाला जो टर्म दिख रहा होगा आपको, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये कितना हो जाता है, ये तो 0 हो गया, तो यही बचेगा। अब इसको हटाता हूं, लीजिए, तो कितना गया, W इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है ना, कितना आया, W इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, मतलब जो वर्क डन किया वो कितना किया भाई, माइनस जी एम अपॉन आर वर्क डन किया, ठीक है। तो अगर जो इस पे काम किया है ना, एकांक द्रव्यमान पे चूंकि ये काम किया ही था, तो ये किया गया कार्य ही किसके फॉर्म में, विभव के फॉर्म में। तो देखिए किया गया कार्य, किया गया कार्य एकांक द्रव्यमान पर ही विभव गुरुत्वीय विभव है ना, क्योंकि विभव तो विद्युत वाला भी है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अतः क्या मिल गया भाई, तो V इक्वल्स टू क्या मिल गया, W, विच इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। किसी को अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो भैया ये समझ सकते हो आप, V इक्वल्स टू W अपॉन M था, चूंकि M की वैल्यू कितनी है 1, तो V इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, W ही तो लिखूंगा ना। किया गया कार्य किसके बराबर होगा, इसके मास के सॉरी इसके विभव के बराबर ही होगा ना, क्योंकि एकांक द्रव्यमान पे काम किया, तो ये रिलेशन लिख सकता हूं मैं। मतलब फाइनली अब मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूं, तो मुझे फाइनल रिजल्ट यहां पर मिल चुका है कितना, V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, यानी ये जो रिलेशन मुझे आइडेंटिफाई करनी, V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये हम कैलकुलेट कर चुके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ चुका है। तो एक काम कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं एक बार फटाफट से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि भैया हमने क्या किया था। हमने कहा था कि ये एक द्रव्यमान है, इसका ये रहा केंद्र, यहां से हमने कहा कि अनंत पर एक द्रव्यमान है जिसको मैं उठा करके इस P पॉइंट तक ले आया था। तो P पॉइंट लाने के रास्ते में मैंने एक छोटी सी डिस्टेंस कंसिडर कर ली, जहां पर मैंने क्या निकाल लिया, तो मैंने निकाल लिया वहां पर किया गया कार्य, क्योंकि वही किया गया कार्य अगर अनंत से यहां तक के लिए निकाल दूं, अनंत से R तक ले आना था, तो इसके लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या किया मैंने कह दिया कि भैया dw जो होता है वो I dx के बराबर होगा। इंटीग्रेशन में हमने क्या लगाया, तो हमने लगाया 0 से मतलब इंफिनिटी से R तक, तो उसको ले आए। और भाई वर्कडन कितना हुआ, तो जब अनंत पे था तो कुछ भी वर्कडन ही, और R पर ले आया तो W वर्कडन कर लिया, इंटीग्रेट किया, फाइनल रिजल्ट मिल गई। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए, चलिए डन, इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। इस तरीके से हमारा जो गुरुत्वीय विभव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी डेरिवेशन हमने कर ली, और ये डेरिवेशन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन आती ही आती है भाई, है ना। ये है, और एक और है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी, इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपको पेपर में जरूर दिखने वाली है, तो ध्यान रखेंगे इन डेरिवेशंस को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। बढ़ते हम जरा आगे की तरफ अगले पॉइंट पर। तो देखिए यहां पर कुछ बातें हुई, कुछ चीजें निकाली गई, कुछ रिजल्ट आया, उन रिजल्ट के एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है इनके रिजल्ट के एनालिसिस, तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, पृथ्वी की सतह पर अगर R इक्वल्स टू R हो जाए, है ना, तो समीकरण से आपको क्या मिलेगा, जो आपको ये रिलेशन मिला हुआ है ना, ये जो रिलेशन मिला हुआ है V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है, वो कितना मिलेगा भाई, तो ये गुरुत्वीय विभव V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर ही होगा। ये अगर इसको फर्दर लिखे तो V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर लिख सकेंगे। आपको ये स्मॉल आर और कैपिटल आर फिर से ध्यान में दिला दूं, यहां से यहां तक पृथ्वी की त्रिज्या r है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है h, ये पूरी डिस्टेंस कहलाती है क्या भैया, r प्लस एच। ये r प्लस एच को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जबकि कोई चीज पृथ्वी की सतह पे हो तो उस समय उसको किससे भाई, तो पृथ्वी की त्रिज्या r से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर ये r प्लस एच, ये r इक्वल्स टू r का मतलब क्या है, स्मॉल r किसके बराबर है, r प्लस एच बराबर हो किसके, r के। कब होगा, जब ये h नियर बाय इक्वल टू कैसा हो जाए, 0, मतलब क्या हो जाए, पृथ्वी की सतह पर ही हो,
पृथ्वी की सतह के निकट हो, अब बहुत ज्यादा दूरी ना हो, है ना। अब 64,000 किलोमीटर का हमारा क्या है त्रिज्या। अब उसके कंपैरिजन में मान लीजिए कि मैं कहता हूं 10 फीट या 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर भी, तो 100 मीटर भी अगर कहता हूं तो वो लगभग पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ही होगी। अरे भैया मैं तो कहता हूं कि इतना ज्यादा भी मत जाओ, आप तो कह रहा हूं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक की बात करेंगे तो ये पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ही ले लूंगा ना मैं, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 64,000, ठीक है ना, किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में तो हमारे लिए ये जो हमारे 20 फीट या 25 फीट की बिल्डिंग है जिसमें हम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं, वो तो नेग्लिजिबल ही है ना। तो उस समय भी जो पोटेंशियल होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। और दूसरा, अगर आर अनंत पे हो तो इसी समीकरण से v इक्वल्स टू -gm अपॉन आर जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, इसको प्रॉपर कर देता हूं मैं, ठीक है, -gm अपॉन आर जो लिखा हुआ है, -gm अपॉन आर जो लिखा है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इस केस में कहते हैं कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो अधिकतम है। अच्छा, अधिकतम क्यों? क्योंकि ये v देखिए ना, v कैसा है, नेगेटिव ऑफ gm अपॉन में r। ये नेगेटिव का मतलब क्या है भाई? तो नेगेटिव का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ये दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप ये दूरी बढ़ाते जाएंगे, मतलब r की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होगी, ये ओवरऑल वैल्यू जो इसका मैग्नीट्यूड दिखेगा वो कैसी होती जाएगी, छोटी। अब छोटी होने का मतलब क्या? अगर r छोटा होता तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती ना। एक बात बताओ आप, -100 बेहतर बड़ा है या -5? तो आप कहोगे भैया ये -5 बड़ा है। अब -5 कब आएगा? जब ये r की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका ओवरऑल वैल्यू 5 आ सकता है, और ये r की वैल्यू अगर छोटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, 100 आ रही है। तो मतलब r की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, ओवरऑल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा। लेकिन नेगेटिव लगा दोगे तो उसको क्या कहने लगेंगे कि ये बड़ा नंबर है। भाई -100 बड़ा है कि -5? तो -5 बड़ा है ना, -5 बड़ा है। तो इसलिए कहते हैं यहां पर, है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन भैया इसको समझिए, जब अनंत पे होंगे तो जो पोटेंशियल होगा, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, उसका मान अधिकतम होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे होंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान अधिकतम होगा, क्योंकि भैया ये आर की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड छोटा आएगा। मतलब नेगेटिव में छोटे मैग्नीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम जरा आगे की तरफ। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, लेकिन उस एग्जाम्पल के पहले हम करने वाले हैं एक छोटा सा केस, और हम इसके बीच में करने वाले हैं एक ग्राफ ड्रॉ। उस ग्राफ के बेसिस पर ही फिर हम इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं सॉल्व। तो पहले ग्राफ की बात कर लेता हूं मैं, है ना, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ की बात बहुत ज्यादा विशेष नहीं है भाई इसके अंदर। मैं कहता हूं कि अगर मैंने ये ले लिया है एक पोटेंशियल के लिए ग्राफ, और ये मैं ले लेता हूं क्या भैया, एक डिस्टेंस के लिए अक्ष, है ना। मैं कहता हूं कि इस पे अगर मैं डिस्टेंस r को शो करता हूं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव। ये नेगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना भाई, ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए है, ठीक है। हमारे द्वारा होता तो पॉजिटिव कर देता मैं। तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो कर्व मिलेगा, ठीक है ना, ये जो कर्व होने वाला है ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये एक कांस्टेंट, मतलब देखिए एक r डिस्टेंस पे तो रखेंगे, यानी जो पोटेंशियल है वो सबसे पहले जो होगा वो बहुत ज्यादा दूरी से लेकर के जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही है। r जितना छोटा होगा पोटेंशियल उतना छोटा होगा, यही तो कह रहे हैं ना। यहां पे जो रिलेशन आई है v इक्वल्स टू -gm अपॉन r, इसमें आपको बातें तो समझ में आ गई है। नेगेटिव है, r की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी, ठीक है ना, v की वैल्यू भी उतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल आपने पढ़ा होगा, लेकिन नेगेटिव के साथ में पहली बार अगर आपको देखने को मिल रहा है तो घबराए नहीं। ये जितना छोटा होगा v भी उतना छोटा होगा। नहीं तो आप सोचो अरे आप तो गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी करा रहे हो, हमने तो ये पढ़ा है कि ये छोटा होता है तो ये बड़ा होता है। अरे भैया होता होगा, मैं तो यहां नेगेटिव भी लगा रहा हूं ना। ये छोटा होगा तो नेगेटिव में बड़ा मान आएगा, नेगेटिव में बड़ा मान आएगा, इसका मतलब क्या, तो ये v छोटा हो गया, ठीक।
अगर इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है यहां पर मैं कहता हूं कि ये जो r का मान है वो बड़ा होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो है ये अगर बड़ा हुआ तो ओवरऑल जो ये वैल्यू देने वाला वो छोटा, नेगेटिव में छोटी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगी, v बड़ी होगी ना। तो ये वही तो कह रहा हूं कि r की वैल्यू अगर बड़ी होती चली जाएगी तो v भी कैसा होगा, बड़ा होगा। r की वैल्यू बढ़ रही है, v भी कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये चलता चला जाएगा। ये आप चाहें तो इनके बीच में एक कर्व रख सकते हैं। ये क्या है भाई, दूरी तथा दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, चलिए जो भी कह रहे हैं देखते हैं। अनंत के सापेक्ष पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। अच्छा, ये मेरे से गुरुत्वीय विभव की गणना करने की बात कर रहे हैं, तो दिए क्या क्या हैं, इन्होंने दिया है मास, ये मास है। ठीक है, कौन सा मास भाई, जो एकांक लेकर के आ रहे हैं वो वाला मास, क्या, ना ना, ये वाला मास, ये वाला मास जिसके लिए अपन बात करें। ठीक, तो देखिए मास m दिया है, r दिया है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है v, ये कितनी होती है, -gm अपॉन में r स्क्वायर। कितनी होती है, -gm अपॉन r स्क्वायर। और मुझे घर से पता है इस g की वैल्यू कितनी, -6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है हमारी क्या भाई, कैपिटल G का। अब यहां पर उठा करके इसको रख दो तो ये हो, अच्छा ये माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, ये नेगेटिव नहीं भाई, है ना, बहुत सारा नेगेटिव एक साथ नहीं, ये माइनस, इसको रखिए तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m की वैल्यू कितनी है भैया, तो ये है 5.98 इंटू 10⁻24 kg अपॉन 6.38 भाई, जुबान और हाथ साथ नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, इंटू 10⁻6। अब ये जो दिया है ये mm में दिया है ना, ये किस में दिया भैया, mm में। ठीक है, तो अगर इसको नॉर्मली, भैया mm में मत लो, इसको नॉर्मली ले लो, हटा देते हैं, काहे के लिए कॉम्प्लिकेटेड करना, इसको हटाता हूं, मीटर है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, स्टैंडर्ड में कर दिया, कुछ नहीं करना है। ये फाइनल रिलेशन, इनको अगर हम सॉल्व करते, कैलकुलेट करते, तो ये आ जाएगा -6.25 इंटू 10⁻7। क्या बोलूंगा मैं भाई इसको, तो इसको बोलूंगा ये v है ना, वर्क डन अपॉन, क्या लिखा था पोटेंशियल के लिए, v इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन मास, मतलब हमने लिखा था जूल पर केजी, तो यूनिट क्या लिखूंगा आपसे, जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो ये आ गया हमारा v, ये आ गया हमारा विभव। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, बड़ा ही आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन था, दैट्स ऑल इसके अंदर। अब हम जरा चर्चा करते हैं गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को। तो इसके लिए भाई हम समझते हैं जरा बहुत ही आसानी से कि अगर मैं आपसे कहूं, यहीं पर कर देता हूं मैं, कि भाई कोई अगर एक m द्रव्यमान को, ठीक है, m द्रव्यमान को अगर मैं dr डिस्टेंस तक ले जाता हूं, है ना, जिस पर m द्रव्यमान को dr दूरी तक ले जाने पर अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I हो तब, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I द्वारा किया गया कार्य, I द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा भाई, I द्वारा किया गया कार्य। तो मैं कहता हूं कि कार्य बराबर हमारा क्या था, बल इंटू विस्थापन। तो मैं कहता हूं किया गया कार्य, या फिर कह लो विभव। तो मैं कहते तो ऐसे ही, कार्य बराबर क्या हो गया, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू विस्थापन। अब इसी बात को अगर आप लिखोगे तो आप ये भी तो कह सकते हो कि अच्छा, तो ये विभव बराबर भी तो यही होगा ना, क्या, I, और मैंने कहा छोटी सी दूरी ले चल रहा हूं, कहां, dr, तो ले चलो,
तो मैं कह दूंगा dv बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स ऑफ dr। अगर इसी को आप लिखते हो I इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे भाई, dv अपॉन में dr। क्या लिखेंगे, dv अपॉन में dr। ठीक है, dv अपॉन dr। लेकिन एक पॉइंट और है कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, तो इसमें एक माइनस साइन और पकड़ाना पड़ेगा, है ना। ये ऋणात्मक चिन्ह जो है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को माप है ना। ऋणात्मक चिन्ह गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न विभव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हो गई यहीं से बात, है ना। I इक्वल्स टू क्या मिल गया भैया, dv अपॉन dr। अब dv अपॉन dr क्या होता है पता है आपको, इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है भाई, प्रवणता। प्रवणता मतलब आप ऐसा समझिए कि मैं कहता हूं कि इस dr दूरी तक चलने में मुझे dv विभवांतर चाहिए, फिर अगला dr भी चलने में मुझे dv चाहिए, फिर अगला dr चलने में भी dv चाहिए। यानी मैं ऐसा कहूं कि प्रति एकांक, प्रवणता को जरा समझिएगा, प्रति एकांक दूरी चलने पर, प्रति एकांक दूरी चलने पर उत्पन्न विभव को ही विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब समझ लीजिए भैया रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं पर यूनिट लेंथ, मतलब विभव पर यूनिट दूरी, विभव पर यूनिट दूरी, इसी को कहते हैं भाई। तो यहां पर हमें फाइनली क्या दिख रहा है कि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, मतलब ये I जो बराबर होती है माइनस ऑफ dv अपॉन dr के। और ये dv अपॉन dr को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता किसको कहते हैं, तो प्रति एकांक दूरी चलाएंगे जितना विभव उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं विभव प्रवणता। प्रति एकांक दूरी में उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसी को हम कहते हैं क्या भैया, विभव प्रवणता। ये जैसे मैंने लिखा कि प्रत्येक dr पे कितना dv 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 dv, इसको सो ऑन चलते चलने जाने दो, इसको भी चलने दो, है ना। ये रेट है, दर है, ये प्रवणता। जैसी अगर मैं आपको कोई चीज बताऊं तो मैं कहता हूं ना कि एक ऐसा रॉड ले आओ और इस रॉड को कहता हूं पेंट करने का खर्च बताओ, तो आप कहते हो कि प्रति एकांक लंबाई पे 1 मीटर इसको पेंट करने में जितना पेंट खर्च हो रहा है वो इसको कैसे लिखते हैं भैया, तो ये लिखते हैं ना कि पेंट प्रति लंबाई या प्रति मीटर। वैसे तो ये कह रहा हूं विभव प्रति मीटर, विभव प्रति दूरी, है ना। तो चलिए समझ में तो आ गया होगा, ये एक तरीके से रेट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कैसे आता है वो बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो यहां पर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने फर्दर रेफरेंस के लिए, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आप प्रॉपरली भैया नोट्स जरूर बनाते चले जाएं क्योंकि नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जब आपके पास नोट फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में अगर आ जाएंगी तब आपको एक्चुअली मजा आने वाला है। कैसे कि नोट्स और फिर ये लेक्चर्स को अगर आप कवर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भैया बहुत आसान है ये पूरा चैप्टर, या यूं कहूं कि पूरी फिजिक्स बड़ी ही आसान है क्योंकि जनरली आपके साथ में एक समस्या आनी प्रारंभ हो जाती है। क्लास 10 तक तो आप एक जनरल स्टूडेंट थे, सब कुछ आता था आपको, जबरदस्ती में जैसे 11th क्लास में आते हैं अपने आप को प्रिटेंड करना शुरू कर देते, मैं बायोलॉजी का हूं, मैं मैथ्स का हूं, मैं बायो का हूं, मैं मैथ्स का हूं, तो मैं बायो का हूं तो चूंकि मैं बायो का हूं इसलिए मुझे मैथ्स तो कम बनेगी, और चूंकि मैं जो है मैथ्स का हूं तो मेरे को केमिस्ट्री कम बने। अरे भैया ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है भाई। आप भी 10th क्लास तक आपने सारे कोर्सेज पढ़े, मतलब सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को किया, आपको आती है सब कुछ। सिंपली फिजिक्स के साथ में बैर करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको सिस्टमैटिकली नहीं देखते। हम सोचते हैं ऐसा ऐसा चल के जाओ तो कहीं से भी समझ में आने लगे ना। फिजिक्स की खूबसूरती ही वहीं पर है कि आप सिस्टमैटिकली चलो, प्रोसेस वाइज चलते आओ, लगातार चलते आओ, आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि यहां पे अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता,
यहां पर जो भी होता है वो टेक्निकली सही होता है, यहां पर जो भी होता है वो एक्सपेरिमेंटली सही होता है, यहां पर जो भी होता है वो मैथमेटिकली सही होता है, तभी होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। तो भाई जब लॉजिकल है तो फिर काहे के लिए परेशान होना। तो भाई आपको करना क्या है, आपको सिंपली बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये सारे ही कोर्सेस हम लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सबके स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होती है। एंड ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक्सक्लूसिवली अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप चेकआउट कर सकते हैं अपने बुक्स एंड ई बुक्स को, जो कि अब एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और ये पूरे नोट्स मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए तैयार किए गए। तो जिस तरीके से कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वैसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।